Good morning, very good morning, all of you. Good morning, Rajeshwari, Ravi, Shubham, Atish, Vikas, Mitesh, Devanshu, Mastan, Puneet, Deepak, Tej, Vipul. Very good morning. Very good morning, all of you. Deepak, Vijay, Praveen, Chandan, Avilash, Priyanka, Ajay, Hitesh, Shashank, Roshni, Manjeet, कुशलेंद्र, रोशन, दिवाकर, भागीरथ, चंदन, गणेश, कमल, जितेंद्र, रवि, हरदर्श, चंदन, रवि, अर्थ, मनीष, अभिषेक, रंजीत, आनंद, कुशलेंद्र, पुनीत, शिवम, भागीरथ, राहुल, अनूप, मस्तान, कमल, तेजवीर, शवन, अविनाश, प्रिंस. वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. हाँ भाई, तो सॉरी हम लास्ट क्लास में, अब तो ठीक है गला पहले से बेटर है, तो क्लास तो ले सकते हैं धीरे धीरे आराम आराम से. हाँ जी किरण, तो लास्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 45 तक पहुंच चुके थे और कोडिंग एंड डिकोडिंग हम पढ़ा रहे थे, जिसमें हम लेटर कोडिंग कर चुके हैं. लेटर कोडिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस हमने बना लिए लेटर कोडिंग के. उसके बाद हमने नंबर कोडिंग भी पढ़ लिया और टोटल 45 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं. टोटल 45 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं. ठीक है. अच्छा, आज हम थर्ड और लास्ट स्टार्ट करते हैं मिक्स्ड कोडिंग. ठीक है, मिक्स्ड कोडिंग आज शुरू करते हैं. और मिक्स्ड कोडिंग में दो टाइप के क्वेश्चंस हैं, एक ओल्ड पैटर्न और एक न्यू पैटर्न. जो न्यू पैटर्न है वो अभी तक सिर्फ और सिर्फ बैंक में ही आया है, पूरे 5 क्वेश्चन. ठीक है. ओल्ड पैटर्न हर एग्ज़ाम में आता है, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, चाहे एसएससी से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम हो, चाहे बैंकिंग से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम हो. मतलब बैंक में ओल्ड पैटर्न के भी 5 क्वेश्चन आ जाते हैं या न्यू पैटर्न के 5 क्वेश्चन आ जाते हैं. लेकिन एसएससी बैंकिंग को छोड़कर जितने भी और एग्ज़ाम हैं, हर एग्ज़ाम में सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पैटर्न के ही क्वेश्चन आए हैं. न्यू पैटर्न के क्वेश्चन अभी तक सिर्फ और सिर्फ बैंक में ही पूछे गए हैं. ठीक है जी. ओके अभय, तो हम नीरज, जो क्वेश्चन नंबर 45 था ना, वो रोमन के बेसिस पे था. रोमन में जो नंबर्स होते हैं उनको हम कैसे लिखते हैं? फर्स्ट को कैसे लिखते हैं बेटा रोमन में? 1 को हम ऐसे लिखते हैं. 5 को हम रोमन में कैसे लिखते हैं? 10 को हम रोमन में कैसे लिखते हैं? ये क्वेश्चन था. ठीक है, इस तरीके से. तो रोमन के अकॉर्डिंग वो नंबरिंग थे. चलिए, तो आज हम मिक्स्ड कोडिंग शुरू करेंगे. और मिक्स्ड कोडिंग में, ठीक है, ये 2 पैटर्न हैं, ओल्ड पैटर्न और न्यू पैटर्न. न्यू पैटर्न के क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ बैंक में पूछे गए हैं. लेकिन मिक्स्ड कोडिंग के ये क्वेश्चन कराने से पहले एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर एग्ज़ाम में आता है, उस एक क्वेश्चन को कर लेते हैं सॉल्व. लिखिए जरा क्वेश्चन. एक क्वेश्चन है वो हर एग्जाम में आता है. लिखिए, इफ रेड मीन्स येलो, इफ रेड मीन्स येलो, यदि लाल मतलब, या फिर लिखो यदि लाल का अर्थ पीला. यदि लाल मतलब ऑब्लिक का अर्थ, यदि लाल मतलब पीला. इफ रेड मीन्स येलो, इफ रेड मीन्स येलो, यदि लाल मतलब पीला, कॉमा येलो मीन्स ब्लू, येलो मीन्स ब्लू, येलो मीन्स ब्लू. पीला मतलब नीला, पीला मतलब नीला. ये क्वेश्चन नंबर 46 है. पीला मतलब नीला, येलो मीन्स ब्लू, ब्लू मीन्स ऑरेंज, ब्लू मीन्स ऑरेंज. नीला मतलब नारंगी, नीला मतलब नारंगी. ऑरेंज मीन्स ग्रीन. नारंगी मतलब हरा, नारंगी मतलब हरा.
एंड ग्रीन मीन्स रेड, एंड ग्रीन मीन्स रेड, एंड हरा मतलब लाल, और हरा मतलब लाल। देन व्हाट इज द कलर ऑफ, देन व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई? तो खुले आसमान का रंग क्या है? देन व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई? तो खुले आसमान का रंग क्या है? कोई भी आंसर नहीं देगा, आंसर देने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ आप लोग ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, व्हाट इज़ द कलर ऑफ क्लियर स्काई? खुले आसमान का रंग क्या है? देखो ऐसे दो क्वेश्चन हैं, दो, हम दोनों क्वेश्चन को पहले एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है बेटा। ये मिक्स कोडिंग है ना, तो ओल्ड पैटर्न का क्वेश्चन है ना न्यू, ये एक अलग क्वेश्चन है, ये एक अलग क्वेश्चन है। अभी तो हम शुरू करेंगे मिक्स्ड कोडिंग का ओल्ड प्लस न्यू पैटर्न, ये एक अलग क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 47। इफ रेड इज कॉल्ड, इफ रेड इज कॉल्ड येलो, इफ रेड इज कॉल्ड येलो, हिंदी में लिखो, यदि लाल को पीला कहा जाए, यदि लाल को पीला कहा जाए। इफ रेड इज कॉल्ड येलो, कॉमा येलो इज कॉल्ड ब्लू, येलो इज कॉल्ड ब्लू, पीले को नीला कहा जाए, पीले को नीला कहा जाए, पीले को नीला कहा जाए, येलो इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड ऑरेंज, ब्लू इज कॉल्ड ऑरेंज, नीले को नारंगी कहा जाए, नीले को नारंगी कहा जाए, ऑरेंज इज कॉल्ड ग्रीन, ऑरेंज इज कॉल्ड ग्रीन, नारंगी को हरा कहा जाए, नारंगी को हरा कहा जाए, ऑरेंज इज कॉल्ड ग्रीन, नारंगी को हरा कहा जाए, एंड ग्रीन इज कॉल्ड रेड, और हरे को लाल कहा जाए, और हरे को लाल कहा जाए। देन व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई? तो खुले आसमान का रंग क्या है? देन व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई? तो खुले आसमान का रंग क्या है? देखो ये दो क्वेश्चन है बेटा, और ये दोनों ही क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है, और ये ऐसा क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, हर एग्जाम में, ठीक है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें समझाऊंगा इस क्वेश्चन के बारे में। बेसिकली जब आप इस क्वेश्चन को ना किसी बुक में देखोगे तो आपको हर मतलब मोस्ट ऑफ द बुक्स में इन दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम मिलेगा, इसका भी वही आंसर मिलेगा जो इसका आंसर है, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम देते हैं बुक में। लेकिन आज मैं प्रूफ करूंगा कि इन दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, कभी भी सेम नहीं होते। हमेशा याद रखना, मोस्ट ऑफ द बुक्स में इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको सेम मिलेंगे, बट इन दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर अलग अलग हैं, ये बात मैं प्रूफ करूंगा, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना आप सभी। अच्छा ये बताओ, रेड मीन्स येलो, यदि लाल मतलब पीला, रेड मीन्स येलो, ये कौन सा टेंस है? रेड मीन्स येलो कौन सा टेंस है? हम कहते हैं रेड मीन्स येलो, यदि लाल मतलब पीला, तो ये टेंस कौन सा है? टेंस सर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सबसे सिंपल टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सबसे सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब मुझे बताओ, रेड इज कॉल्ड येलो कौन सा टेंस है? रेड इज कॉल्ड येलो कौन सा टेंस है? रेड इज कॉल्ड येलो। हाँ क्या कह रहे हो बेटा? पास्ट। बेटा पास्ट में इस फॉर्म का यूज नहीं होता, इतने टेंस तो मुझे भी आते हैं। क्या कह रहे हो? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। बेटा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज ए मार्क के साथ आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज होती है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी नहीं है। सारे टेंसेस आते हैं, मुझे पागल बनाने की कोशिश मत करना। परफेक्ट, बेटा परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव, ठीक है जी, ठीक है। सर यू आर माई हीरो, सर आई लव यू सर। किरण का एक एक क्वेश्चन बन गया डायरेक्ट, थैंक यू सो मच। चलिए थैंक्स। तो कहने का मतलब ये है, मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, हाँ बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट ही टेंस है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। द डिफरेंस इज ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक्टिव फॉर्म है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव फॉर्म है, ठीक है। टेंस दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट ही हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा टेंस है, तो टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है।
द डिफरेंस इज ये एक्टिव फॉर्म है और ये इसकी पैसिव फॉर्म है, ठीक है। मतलब ये एक्टिव फॉर्म है प्रेजेंट इंडेफिनिट की और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव फॉर्म है। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब हम एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है सब्जेक्ट्स बिकम ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, राइट। तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम तब होता, कब होता, जब रेड मीन्स येलो इक्वल होता रेड इज कॉल्ड येलो के, रेड इज कॉल्ड येलो। अगर ये दोनों सेंटेंसेस इक्वल होते तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम होता क्या नहीं होता? बिल्कुल होता। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या ये दोनों सेंटेंसेस इक्वल है? ये एक्टिव फॉर्म है और जब इसकी पैसिव फॉर्म बनेगी तो बनेगी येलो इज कॉल्ड रेड। ये इसकी पैसिव फॉर्म बनेगी, ये इसकी पैसिव फॉर्म बनेगी, ना कि ये। तो ये दोनों सेंटेंसेस इक्वल नहीं है, बट ये दोनों सेंटेंसेस इक्वल है। अगर ये दोनों सेंटेंसेस इक्वल नहीं है, तो फिर इन दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम कैसे हो सकता है? तो ये मैंने प्रूफ किया कि इन दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ बुक्स में दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम देते हैं। चलिए, तो हमें ये तो पता चल गया कि इन दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम नहीं है। लेकिन सर आंसर है क्या? आंसर है क्या? तो हमें तो आंसर से मतलब है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मीन्स का क्वेश्चन आए, मीन्स का, तो जो हमारा आंसर होता है ना वो हमारा कलर क्या है? सर हमारा कलर है क्लियर स्काई मतलब ब्लू, हमारा कलर ब्लू है। तो अगर हम मीन्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जो हमारा आंसर होता है वो हमारे कलर से जस्ट बिफोर, ठीक पहले वाला होता है, जस्ट बिफोर, ठीक पहले वाला। अब ये बताओ ब्लू से ठीक पहले क्या लिखा है? सर ब्लू से ठीक पहले क्या है? येलो। इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? येलो आ गया। तो अगर हम क्वेश्चन मीन्स वाला करते हैं तो जो हमारा आंसर होता है वो हमारे कलर से ठीक पहले वाला आंसर होता है। हमारा कलर ब्लू है तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा जो ब्लू से ठीक पहले लिखा है। ब्लू से ठीक पहले क्या लिखा है? येलो। तो येलो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। लेकिन मीन्स को छोड़कर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मीन्स को छोड़कर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, हर क्वेश्चन का आंसर होगा बाद वाला, हमारे कलर से ठीक बाद वाला। मीन्स को छोड़कर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, हर क्वेश्चन का आंसर होगा जस्ट आफ्टर। और ब्लू के ठीक बाद में क्या लिखा है? ऑरेंज। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑरेंज, ठीक है। और ये हमने प्रूफ किया था कि आंसर अलग अलग क्यों है, ठीक है। अब बात ये है कि सर ये नहीं समझ आया कि मीन्स के लिए पहले वाला ही आंसर क्यों देना है और बाकी सबके लिए बाद वाला आंसर क्यों देना है, ये बात समझ नहीं आई। चलो मैं आपको अब ये भी समझा देता हूँ कि क्यों हम मीन्स में पहले वाला आंसर देते हैं और मीन्स को छोड़कर जितने भी क्वेश्चन आते हैं क्यों हम बाकी क्वेश्चंस के लिए बाद वाला आंसर देते हैं, क्या रीज़न है इसके पीछे, ठीक है। क्या हुआ भाई, क्लास ठीक से नहीं चल रही क्या? एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक तो चल रही है बेटा क्लास, आप लोगों का तो नेटवर्क इशू है, एकदम परफेक्ट क्लास चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है क्लास में, तो एकदम ठीक है भाई, परफेक्टली चल रही है। आप लोगों के इंटरनेट का इशू है जिनकी क्लास नहीं चल पा रही। हाँ जी तो अब मैं आपको ये प्रूफ करने जा रहा था कि मीन्स के केस में ही हमने पहले वाला आंसर क्यों दिया और बाकी केसेस में बाद वाला आंसर क्यों होता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, मीन्स के केस में पहले वाला आंसर क्यों होता है। देखो, रेड मीन्स येलो, लाल मतलब पीला, येलो मीन्स ब्लू। कहने का मतलब है अगर आप रेड बोलते हो रेड तो उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? ब्लू,
क्योंकि लाल मतलब नीला। जैसे मान लो यहाँ पर कलर के डिब्बे हैं, इन सब डिब्बों में कलर है, कलर, ठीक है, लेकिन इन डिब्बों में कौन सा कलर है ये हमें नहीं पता, और जो इनके ऊपर चिट लगाई गई है वो किसी दूसरे कलर की लगाई गई हैं, किसी दूसरे कलर की। जैसे इस पे रेड है तो इसका मतलब इसके अंदर रेड नहीं कुछ और है, रेड, येलो, ब्लू, ये चिट लगा दी गई, और ऑरेंज, बट इसके अंदर जो कलर है वो कुछ और है। बट हमें क्या बोला गया, हमें इंफॉर्मेशन ये दी गई, हमें इंफॉर्मेशन ये दी गई कि सर रेड मीन्स येलो, लाल मतलब पीला है, यानी कि जहाँ पे रेड लिखा है इसका मतलब इसके अंदर कौन सा कलर है, येलो कलर है। अच्छा, येलो मीन्स ब्लू, येलो का मतलब क्या है, ब्लू, ब्लू मीन्स ऑरेंज, ब्लू का मतलब क्या है, ऑरेंज, ऑरेंज मीन्स ग्रीन, ऑरेंज का मतलब क्या है, इसके अंदर ग्रीन कलर है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, हमसे पूछा गया व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई, खुले आसमान का रंग क्या है, तो खुले आसमान का रंग है नीला। अब हमें इनमें से नीला कलर पिक करना है, लेकिन हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि जो ब्लू चिट है उसके अंदर ब्लू कलर नहीं है। तो ब्लू कलर किसके अंदर है, किस चिट के अंदर ब्लू कलर है, कौन से बॉक्स के अंदर ब्लू कलर है, किसके अंदर है, सर इसके अंदर ब्लू कलर है, क्योंकि येलो मीन्स ब्लू, जहां येलो लिखा है उसी का मतलब है ब्लू, येलो मीन्स ब्लू, तो ब्लू कलर इसके अंदर मिलेगा हमें। तो कहने का मतलब ये है जब भी मीन्स वाला क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो जस्ट बिफोर, ठीक पहले वाला होता है। अच्छा, इस कॉल्ड के लिए बाद वाला आंसर क्यों है, अब जरा इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। यहां पर हमें क्या बोला गया, रेड इज कॉल्ड येलो, जो रेड कलर है ना उसको येलो कहा गया। अच्छा, येलो इज कॉल्ड ब्लू, येलो कलर को ब्लू कहा गया, ब्लू इज कॉल्ड ऑरेंज, ऑरेंज इज कॉल्ड ग्रीन। अब हमसे पूछा व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई, स्काई का कलर होता है ब्लू, लेकिन जो ब्लू कलर है उसको क्या कहा गया, सर ब्लू इज कॉल्ड ऑरेंज, ब्लू कलर को ऑरेंज कहा गया, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑरेंज है। अब देखो, इतना दिमाग लगाने की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोगों को एक छोटा सा पॉइंट याद रखना है। मीन्स के केस में सॉरी, मीन्स के केस में आंसर होता है पहले वाला, और मीन्स को छोड़कर जितने भी क्वेश्चन आए हर क्वेश्चन का आंसर होगा बाद वाला, बस इतना आपको ध्यान रखना है और कुछ ध्यान नहीं रखना, ठीक है। बाकी कुछ बुक्स में आपको आंसर सेम मिलेंगे, बट हमने वो स्टार्टिंग में प्रूफ कर दिया आंसर सेम क्यों नहीं होंगे। अच्छा, ये बताओ कलर ऑफ ब्लड, ब्लड का कलर क्या है, इस क्वेश्चन के लिए ब्लड का कलर क्या होगा, इस क्वेश्चन के लिए ब्लड का कलर क्या होगा। सर एक्चुअल में ब्लड का कलर रेड होता है, बट मीन्स के लिए हम आंसर देते हैं जस्ट बिफोर, ठीक पहले। तो रेड से ठीक पहले क्या लिखा हुआ है, ग्रीन, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ग्रीन। अच्छा, अगर यहाँ पर मैं आपसे पूछूं कलर ऑफ ब्लड, ब्लड का कलर क्या है, तो ब्लड का कलर रेड होता है, लेकिन मीन्स का क्वेश्चन नहीं है, इसलिए जो हमारा आंसर होगा वो जस्ट आफ्टर, ठीक बाद वाला आंसर होगा। तो रेड के ठीक बाद में क्या है, सर रेड के ठीक बाद में येलो, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा येलो, इस क्वेश्चन का आंसर होगा येलो, ठीक है। तो बस ये छोटे से पॉइंट थे। मीन्स को हिंदी में बोलते हैं मतलब क्या या फिर का अर्थ, मतलब जैसे लाल मतलब पीला या फिर लाल का अर्थ पीला। सर यू आर द चाणक्य ऑफ रीजनिंग ऑफ 21st सेंचुरी। चलिए, तो अब आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। यू आर फैंटास्टिक सर, थैंक यू बेटा, थैंक यू सुमित, थैंक यू विजय। ऑफलाइन बैच में ज़्यादा नहीं बेटा, कम पढ़ाते हैं, कम। ऑफलाइन बैच में कम पढ़ते हो आप लोग, ऑनलाइन बैच में इतना पढ़ा देता हूँ मैं आप लोगों को, इतना मटेरियल दे देता हूँ जो किसी ऑफलाइन बैच में 10,000 रुपये दे के भी नहीं मिलेगा आपको। हाँ जी, ये रीजनिंग स्पेशल बैच है। रीजनिंग स्पेशल बैच का मतलब समझते हो कि रीजनिंग का कोई क्वेश्चन, कोई कंसेप्ट नहीं बचेगा, ठीक है। चाहे वो बैंकिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो एसएससी से रिलेटेड हो, चाहे वो सीसेट से रिलेटेड हो, यूपीएससी। सर आपसे पूरा मेरठ जल रहा है, क्यों भाई पूरा मेरठ मुझसे क्यों जल रहा है? चलिए,
तो क्वेश्चन नंबर 48 पर आते हैं। आपको देखकर पूरे मेरठ में आग लग गई है सर। काफ़ी कोचिंग वाले हैं जो परेशान तो हैं करियर विल के आने से, क्योंकि वो ऑफलाइन में इतनी फ़ीस ज़्यादा लेते हैं, उसके बाद भी कुछ भी मटेरियल प्रोवाइड नहीं करते। और आप लोगों को एक टॉप सीक्रेट बात मैं बता दूं, यू आर गेटिंग फेमस इज़ वेस्ट बंगाल। थैंक यू अनवर। हाँ, एक टॉप सीक्रेट बात यह है, जो अदर स्टेट में बहुत सारे ऐसे फैकल्टीज़ हैं जो रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, और उन लोगों ने भी मेरा कोर्स परचेज़ किया हुआ है। मतलब बहुत सारे ऐसे फैकल्टीज़ हैं ऑल ओवर इंडिया जो खुद मेरा कोर्स परचेज़ किए हुए हैं। ठीक है, यस सर, बहुत ज़्यादा। हाँ जी, करियर विल पे आप बेस्ट। थैंक यू बेटा जी। यू आर ब्रिलियंट सर, हेड्स ऑफ सर, गॉड ऑफ रीजनिंग आपसे। चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, सब अपने अपने भाग्य का कमाते हैं और खाते हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बस हम तो आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं। ठीक है, अगर कोई भी पर्सन ऑनेस्ट होगा अपनी जॉब के प्रति, अपनी है ना कर्तव्य के प्रति, अगर वो ईमानदार है, जो जॉब वो करता है अगर वो पूरी ऑनेस्टी के साथ करता है, तो लाइफ में वो कभी फेल नहीं हो सकता, हमेशा उसको सक्सेस मिलेगी। तो बहुत सारे कोचिंग वाले हैं, अगर वो प्योरली ऑनेस्ट हैं तो उनको भी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सर, मैंने जहाँ कोचिंग ली वहाँ उन्होंने कोडिंग चैप्टर में एक क्लास में ख़त्म कर दिया और कुछ समझ नहीं आया, और यहाँ तीसरा दिन है आज, और कल भी अभी कोडिंग डिकोडिंग की क्लास चलेगी। अवेंजर ऑफ रीजनिंग, आप निकले। अरे बस थैंक यू भाई, बहुत सारा प्यार आप लोगों ने दे दिया। आज मैं स्पीड से बोल भी नहीं पा रहा हूँ गले की प्रॉब्लम की वजह से, इसलिए थोड़ी साउंड ना स्लो है। यस सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे यहाँ महेंद्र में पढ़ाने वाले करियर विल ऐप के बारे में बताए मुझ पर, उनसे आपके बारे में। चलिए, तो कोई बात नहीं, अब आ जाओ मिक्स कोडिंग के ओल्ड पैटर्न पर। यस, अब मिक्स्ड कोडिंग के ओल्ड पैटर्न पर आ जाओ बेटा, मिक्स कोडिंग के ओल्ड पैटर्न पर। ओल्ड पैटर्न के बाद हम पढ़ेंगे न्यू पैटर्न, और ये जो पैटर्न है इसके पूरे 5 क्वेश्चन बनते हैं, पूरे 5 क्वेश्चन। छुट्टियां होने वाली हैं आप लोगों की, जो छुट्टियां हैं वो 15 अगस्त से शुरू हो जाएंगी, 15 अगस्त से, और फिर उसके बाद हम सीधा मंडे को मिलेंगे। सीधा जो आपकी क्लास होगी वो मंडे को होगी। देखो 15 अगस्त की तो छुट्टी होती ही है, उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, अब जब 15 अगस्त पे हम अपने घर जाएंगे रक्षाबंधन मनाने, तो 16 अगस्त को तो मैं लौट कर आ नहीं पाऊँगा, है ना। 16 अगस्त को तो मैं आ नहीं पाऊँगा लौट कर इतनी जल्दी, क्योंकि अगर 15 अगस्त को निकलूँगा तो 16 अगस्त को रिटर्न नहीं हो पाऊँगा। हो भी पाऊँगा तो आफ्टरनून तक हो पाऊँगा, तो आपकी क्लास वैसे भी नहीं लग पाएगी। अच्छा, बाकी 17 अगस्त क्या है, ये थर्सडे है। ठीक है, फ्राइडे को छुट्टी है, और 17 अगस्त सैटरडे वैसे भी छुट्टी रहती है आप लोगों की, और 18 अगस्त संडे वैसे भी छुट्टी रहती है। तो इसका मतलब ये 4 डेज आप लोगों की छुट्टियां हैं। जम के प्रिपरेशन करना और रिवीजन करना। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक सारी क्लासेस नहीं देखी हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं। तो मेरा उनसे रिक्वेस्ट है, ये 4 दिन बिल्कुल भी वेस्ट मत करना, सब कुछ रिवीजन कर लेना। जितनी भी बैकअप क्लासेस हैं सारी की सारी क्लास रिवाइज कर लेना। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये समझ लो। ठीक है, तो इनको वेस्ट मत होने देना। बाकी फिर हम मुलाकात करेंगे आप लोगों से 19 अगस्त मंडे में। ठीक है, चलिए। किरण, ये रीजनिंग स्पेशल 8 बैच है आपका। ठीक है, बाकी स्टूडेंट आपको बता देंगे कि मैं कितना पढ़ाता हूँ हर चैप्टर में, और आप लोगों के बैच में तो सबसे ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है। देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 48 तक पहुँच चुके हैं हम। गॉड ऑफ रीजनिंग, लव यू सर, यू आर ग्रेट। थैंक यू सो मच बेटा। चलिए आ जाओ फटाफट से क्वेश्चन पर। ओल्ड पैटर्न का क्वेश्चन है। किस तरह से क्वेश्चन मिलता है ये? बैंक में 5 क्वेश्चन आते हैं, बाकी एग्जाम्स में 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। लिखो क्वेश्चन किस तरीके से मिलता है।
in a certain language how are you is coded as, in a certain language how are you is coded as, in a certain language how are you is coded as ni tin fu. Are you there is coded as tin se ni. Then what is the code for how? Then what is the code for how? What is the code for there? What is the code for are? And what is the code for you? अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये मत समझना ये कोई न्यू लैंग्वेज मैं आपको सिखाने वाला हूँ, चाइनीज़ या जापानीज़ लैंग्वेज सर यहाँ पर हम सीखने वाले हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ना हम कोई चाइनीज़ लैंग्वेज सीखने वाले हैं, ना कोई जापानीज़ लैंग्वेज सीखने वाले हैं। ये सेंटेंस मीनिंगलेस है, इस सेंटेंस का कोई भी मीनिंग नहीं है, ये मीनिंगलेस है। एक्चुअली इसमें होता क्या है, इस सेंटेंस में टोटल 3 वर्ड्स हैं, इस सेंटेंस में टोटल 3 वर्ड्स हैं। तो एक जो वर्ड है ना, वो इन तीनों में से किसी एक वर्ड में चेंज हुआ। अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो हाउ वर्ड है इन तीनों में से किस वर्ड में चेंज हुआ। कैसे पता चलेगा कि हाउ वर्ड नी में चेंज हुआ या टिन में? क्योंकि यहाँ पर जो कोडिंग है ना वो पोजीशन बेस्ड नहीं होती। अब ये मत समझना कि पहला वर्ड पहले वर्ड में चेंज होगा, दूसरा दूसरे में, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहला वर्ड इन तीनों में से किसी भी वर्ड में चेंज हो सकता है, दूसरा वर्ड इन तीनों में से किसी भी वर्ड में चेंज हो सकता है, तीसरा वर्ड इन तीनों में से किसी भी वर्ड में चेंज हो सकता है। बट हाउ टू आइडेंटिफाई, हम ये कैसे पहचानेंगे कि ये वर्ड इन तीनों में से किस वर्ड में बदला गया? तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन सॉल्व होता है कॉमन डिकोडिंग से, कॉमन कोडिंग एंड डिकोडिंग मेथड से। कैसे सर? कॉमन वर्ड्स, आप लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से देखो, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो ऊपर भी आपको मिलेंगे और वो नीचे भी मिलेंगे। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो ऊपर भी आपको मिलेंगे और नीचे भी आपको मिलेंगे। और वो कौन कौन से वर्ड्स हैं? सर आर यू, ये 2 ऐसे वर्ड हैं जो आपको ऊपर भी मिलेंगे और नीचे भी मिलेंगे। ठीक है, ये 2 ऐसे वर्ड हैं। तो जो कॉमन वर्ड लेफ्ट हैंड साइड पर हैं वही 2 कॉमन वर्ड हमें राइट हैंड साइड पर मिलेंगे। आर और यू का कोड जो लेफ्ट हैंड साइड पर है वही आर और यू का कोड राइट हैंड साइड पे भी हमें मिलेगा। ठीक है, सिंपल सा मीनिंग है, जो आर का कोड ऊपर है वही आर का कोड नीचे भी है। तो राइट हैंड साइड पे भी 2 ही वर्ड कॉमन है। कौन कौन से वर्ड कॉमन है? नी टिन, टिन नी। ठीक है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे 2 वर्ड कॉमन है वही राइट हैंड साइड पे भी 2 वर्ड कॉमन है। इसका मतलब ये साफ है कि जो आर और यू है उनकी जो कोडिंग है वो है नी और टिन। तो यहाँ पर जो हाउ वर्ड बचा वो किसके लिए बचा? सर हाउ वर्ड बचा फू के लिए। अच्छा, ये देयर किसके लिए बचा? सर देयर बचा सी के लिए। अब आर की कोडिंग क्या होगी? सर आर की कोडिंग होगी ईदर नी और टिन। हम कंफर्म नहीं कर सकते बट आंसर होगा ईदर नी और टिन। यू की कोडिंग क्या होगी? सर ईदर नी और टिन, ईदर नी और टिन। हाउ की कोडिंग होगी ईदर नी और टिन, और यू की कोडिंग होगी ईदर नी और टिन। हम कंफर्म नहीं कर सकते इन दोनों में से कौन सी होगी, बट कोई एक होगी, तो ये कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? कंपैरिजन मेथड से। आप लेफ्ट हैंड साइड वाले सेंटेंसेस को कंपेयर करो, जितने वर्ड ऊपर हैं कॉमन उतने ही, जितने वर्ड लेफ्ट हैंड साइड कॉमन है उतने ही वर्ड राइट हैंड साइड भी कॉमन होंगे, डेफिनेटली होंगे। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। शी इज गुड 259, इज ही बैड 987, आर वी गुड 514। ये क्वेश्चन है। अब इससे रिलेटेड कुछ इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछे गए। पहला क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द कोड फॉर शी।
दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द कोड फॉर वी बैड? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 78, ऑप्शन सी 36, ऑप्शन डी 74। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द कोड फॉर वी? वी की कोडिंग क्या होगी? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 1, सी 4, डी either 1 or 4। क्वेश्चन 4, व्हाट इज द कोड फॉर आर ही गो? ऑप्शन ए 369, ऑप्शन बी 5, 8, 1, ऑप्शन सी 357, ऑप्शन डी 318। ये 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 49 जो है उससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन है, छोटे छोटे 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। ये 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, और आपको इन चारों ही क्वेश्चन के आंसर देने हैं। सेकंड क्वेश्चन में है, व्हाट इज द कोड फॉर वी बैड? हाँ जी, हो गए क्वेश्चन सॉल्व। चलिए, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पर 3 सेंटेंसेस हैं। हाँ जी, चलो साहब, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो क्वेश्चन आपके सामने है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि कॉमन कोडिंग से हमें क्वेश्चन बनाना है,
तो जितने लेफ्ट हैंड साइड वर्ड कॉमन है उतने ही राइट हैंड साइड भी कॉमन होंगे। तो आप सबसे पहले एक काम करो, आप फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को कंपेयर करो। अब फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को कंपेयर करो, कितने वर्ड लेफ्ट हैंड साइड कॉमन है? सर सिर्फ एक वर्ड कॉमन है, इज। अब मुझे एक बात बताओ, जो इसकी कोडिंग इन तीनों में से कोई एक नंबर है वही इसकी कोडिंग हमें नीचे भी मिलेगी। तो अगर राइट हैंड साइड पर सिर्फ एक वर्ड कॉमन है, अगर लेफ्ट हैंड साइड पर अगर सिर्फ एक वर्ड कॉमन है, तो राइट हैंड साइड पर भी एक ही नंबर कॉमन होगा, और वो नंबर क्या है? 9। देखो 9 के अलावा कोई भी कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब ये कंफर्म है, जो इज है उसकी कोडिंग 9 से होगी पक्का। इसको 2 से कोड नहीं कर सकते क्योंकि 2 नीचे नहीं है, इसको 5 से कोड नहीं कर सकते क्योंकि 5 नीचे नहीं है, इसको 9 से कोड करेंगे क्योंकि 9 नीचे भी है। ठीक है, चलिए फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट को कंपेयर करो। फर्स्ट और थर्ड में क्या कॉमन है? गुड। तो राइट हैंड साइड भी एक नंबर कॉमन है, क्या? 5। तो गुड की कोडिंग 5 से हो गई। अच्छा, अब सेकंड और थर्ड को कंपेयर करो, कुछ कॉमन है? सर कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब बस इतने ही कोड हैं जो हमें पता चले। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कोड फॉर शी? शी की कोडिंग क्या होगी? तो बेटा शी की कोडिंग क्या होगी? शी की कोडिंग होगी जो नंबर बचा 2 से हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कोड फॉर वी बैड? अगर बेटा मैं इस क्वेश्चन के ऑप्शन आपको ना दूं तो इस क्वेश्चन का आंसर है कैन नॉट बी डिटरमाइन, पता नहीं लगा सकते। पूछो क्यों? क्योंकि हम ये कंफर्म नहीं कर सकते कि हमें वी का कोड पहले लिखना है या हमें बैड का कोड पहले लिखना है। एसएस बता देंगे क्वेश्चन, थोड़ा पेशेंस रखो। हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हमें वी का नंबर पहले लिखना है या हमें बैड का नंबर पहले लिखना है, इसलिए कैन नॉट बी डिटरमाइंड। बट यहाँ पर ऑप्शंस गिवन है, तो कहने का मतलब है इन 4 में से कोई एक ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, और वो कौन सा ऑप्शन बन सकता है ये हमें बताना है। तो सोच कर देखो, क्या वी बैड का कोड 1-4 हो सकता है? अच्छा, वी का कोड क्या है? सर वी का कोड है ईदर 1 और 4, ईदर 1 और 4। बैड का कोड क्या है? सर बैड का कोड है ईदर 7 और 8। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन डिपेंडेंट है। वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिस ऑप्शन में 1 और 4 में से कोई एक नंबर हो और 7 और 8 में से कोई एक नंबर हो। 1 और 4 दोनों नहीं आ सकते, 7 और 8 दोनों नहीं आ सकते। 1 और 4 में से ना 1 ना 4, 1 और 4 में से 4 है जो वी के लिए हो सकता है, 7 और 8 में से 7 है जो बैड के लिए हो सकता है। इसलिए दिए गए 4 ऑप्शन में से सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो इसका आंसर बन सकता है, ऑप्शन डी। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन डिपेंडेंट है, इस क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, याद रखना। ये डेफिनेट आंसर नहीं है, बट दिए गए 4 में से यही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, व्हाट इज द कोड फॉर वी? हमें पता है वी की कोडिंग होगी ईदर 1 और 4, ऑप्शन डी। अच्छा, व्हाट इज द कोड फॉर आर ही गो? आर का कोड क्या है? सर आर का जो कोड है वो है या तो 1 या 4। आर की जो कोडिंग है ईदर 1 और 4, 1 या 4 में से कोई एक। ही की कोडिंग, सर जो ही का कोड है वो है ईदर 7 और 8। गो, सर गो तो यहाँ पर है ही नहीं, सर गो तो यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ तो गुड है। हो सकता है आपसे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, आप गुड लिखना चाहते थे लेकिन आपने जल्दबाजी में गो लिख दिया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, गो ही वर्ड है। तो ये एक न्यू वर्ड है और न्यू वर्ड की कोडिंग एक न्यू नंबर के साथ होगी। तो बेटा ये भी क्वेश्चन ना ऑप्शन डिपेंडेंट है, ये भी क्वेश्चन ऑप्शन डिपेंडेंट है। ऐसा नहीं कि हम अपनी मर्जी से आंसर दे देंगे। अगर मैं बिना ऑप्शन के आंसर पूछूंगा तो आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, पता नहीं लगा सकते। बट इन दिए गए 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, और वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिस ऑप्शन में 1 और 4 में से कोई एक नंबर हो, 7 और 8 में से कोई एक नंबर हो, और उसके साथ एक न्यू नंबर होना चाहिए। तो देखो 1 और 4 में से ना 1 ना 4, गलत। 1 और 4 में से 1 है, 7 और 8 में से 8 है,
क्या ये एक नया नंबर है जो गो के लिए हो सकता है? सर जो 5 है ना, 5, सर 5 गुड के लिए है, 5 गुड के लिए है, ये गो के लिए नहीं है, गलत। 1 और 4 में से ना 1 ना 4, गलत। 1 और 4 में से 1 है, 7 और 8 में से 8 है। क्या 3 एक न्यू नंबर है? बिल्कुल सर, 3 एक न्यू नंबर है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। तो ये भी क्वेश्चन ऑप्शन डिपेंडेंट है और ये भी क्वेश्चन ऑप्शन डिपेंडेंट है। इन क्वेश्चंस के हम फिक्स्ड आंसर नहीं रख सकते थे। तो ये ओल्ड पैटर्न है मिक्स्ड कोडिंग का, ओल्ड पैटर्न जो सिंपल कंपैरिजन मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, सिंपल कंपैरिजन मेथड से। यहाँ पर सेंटेंसेस को कंपेयर करो, सेंटेंसेस को कंपेयर करो, जितने वर्ड कॉमन है वही यहाँ भी कॉमन होंगे, जो इन्हीं के कोड होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 50 हम करेंगे ये SBI PO एग्जाम का क्वेश्चन होगा, ठीक है, जिसके पूरे 5 क्वेश्चन एग्जाम में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन SBI PO का होगा जिसके पूरे 5 क्वेश्चन एग्जाम में आए थे। देखो, इकोनॉमिक्स इज नॉट मनी, इकोनॉमिक्स इज नॉट मनी इज कोडेड एज KLAHOGA, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई economics is coded as MOTA PAKA. Money makes only part, money makes only part, money makes only part is coded as ZILANEKI. Demand makes supply economics, demand makes supply economics is coded as ZIMOKATI, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कोड फॉर मेक्स, व्हाट इज द कोड फॉर मेक्स। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द कोड फॉर मनी। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द कोड फॉर वर्क एंड मनी। ऑप्शन ए PAGALA, ऑप्शन बी PALATU, ऑप्शन सी MOLAPA, ऑप्शन डी TULAGA, ऑप्शन ई PALANE। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज द कोड फॉर सप्लाई। ऑप्शन ए TA, ऑप्शन बी MO, ऑप्शन सी PA और MO, ऑप्शन डी PA, ऑप्शन ई MO और TA। क्वेश्चन नंबर 5, डिमांड ओनली मोर। ऑप्शन ए XINEMO, ऑप्शन बी MOZINE, KINEMO,
ZIKI XIKATA, ये 5 क्वेश्चन पूछे गए थे बैंकिंग एग्जाम्स में। ठीक है, हाँ। टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो बेटा, उसके बाद ऐड होगा। एसएस भाई बता देंगे तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर, आज क्लास खत्म करने से पहले तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर बता दूंगा एसएस। बस क्यों परेशान हो रहे हो भाई, तुमने कम से कम 100 बार मुझे मैसेज कर दिया और मैंने तुम्हें बोला बता देंगे तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर, आज की क्लास के सबसे लास्ट में बता देंगे। ठीक है, तब तक बने रहो क्लास में। करो करो बेटा, क्वेश्चन सॉल्व करो। लास्ट 1 मिनट का टाइम और है।
चलिए, तो फाइनली अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। चलो भाई, काफ़ी टाइम मिल गया आप लोगों को और आप लोगों ने क्वेश्चन बना भी लिया। अरे भाई एस एस कितनी बार बताऊँ, ए टू जेड वाई टू 1000 टर्म पे कौन सा क्वेश्चन है, क्लास के लास्ट में बताएंगे। कितनी बार बताएं तुम्हें, अब तो मैंने लिख के भी दे दिया, अब मत परेशान करना। एक तो नाम क्या है तुम्हारा, सिर्फ एस एस लिख के आता है, समझ नहीं आता। हाँ जी, तो क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स इज नॉट मनी इज कोडेड एज KLOHOGA, ठीक है। तो टोटल 4 सेंटेंसेस हैं, 4 सेंटेंसेस, और इनको दूसरे 4 सेंटेंसेस में कन्वर्ट किया गया है, ठीक है। तो कंपैरिजन मेथड से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस को कंपेयर करो, इन दोनों सेंटेंस में कौन सा वर्ड कॉमन है। सर इकोनॉमिक्स कॉमन है, तो डेफिनेटली राइट हैंड साइड में भी एक ही वर्ड कॉमन होगा, और वो वर्ड क्या कॉमन है, KA। तो इकोनॉमिक्स का कोड हो गया KA से। अच्छा, फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करो, फर्स्ट और थर्ड में क्या कॉमन है, मनी। तो राइट हैंड साइड भी एक ही वर्ड कॉमन होगा, ला। तो मनी का कोड हो गया ला। अच्छा, फर्स्ट और फोर्थ को कंपेयर करो, फर्स्ट और फोर्थ में क्या कॉमन है, इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स का कोड क्या कॉमन है, KA। तो फर्स्ट के कंपैरिजन सेकंड से हो गया, थर्ड से हो गया, फोर्थ से हो गया। अब सेकंड और थर्ड को कंपेयर करो, सेकंड थर्ड में कुछ भी कॉमन नहीं है। फिर सेकंड और फोर्थ को कंपेयर करो। सर सेकंड फोर्थ में डिमांड सप्लाई कॉमन है। सेकंड फोर्थ में डिमांड सप्लाई कॉमन है, 2 वर्ड कॉमन है, तो राइट हैंड साइड भी 2 ही वर्ड कॉमन होंगे। तो सर मोटा, इसका मतलब जो डिमांड और सप्लाई वर्ड हैं वो मोटा के लिए हैं। तो यहाँ जो बचा एंड वर्ड, वो किसके लिए बचा, सर PA के लिए बचा। और यहाँ जो बचा मेक्स वर्ड, मेक्स किसके लिए बचा, सर मेक्स बचा ZI के लिए। तो फर्स्ट के कंपैरिजन हो गए सबके साथ, सेकंड के कंपैरिजन हो गए सबके पास। अब थर्ड और फोर्थ की बारी। अब थर्ड और फोर्थ में क्या कॉमन है, थर्ड और फोर्थ में मेक्स कॉमन है, और राइट हैंड साइड पे ZI कॉमन है। बस इतने ही कोड हमें पता चलेंगे, इससे ज़्यादा कोड हमें पता नहीं चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द कोड फॉर मनी। मनी का कोड क्या है, मनी का कोड क्या है, ला। व्हाट इज द कोड फॉर मेक्स, मेक्स का कोड क्या है, मेक्स का कोड है Z। मेक्स का कोड हो गया ZI, मनी का कोड हो गया LA, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कोड फॉर वर्क एंड मनी। अच्छा, वर्क का कोड क्या है, सर वर्क तो एक न्यू वर्ड है, वर्क एक न्यू वर्ड है। एंड का कोड क्या है, सर एंड का कोड है PA, और मनी का कोड है LA। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन डिपेंडेंट है, वो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा जिसमें PA और LA के साथ एक न्यू वर्ड हो। क्या PA और LA के साथ एक न्यू वर्ड है, GA। सर GA एक न्यू वर्ड नहीं है, GA यहाँ पर दे रखा है इसलिए गलत है। क्या PA और LA के साथ एक न्यू वर्ड है, MO। सर MO एक न्यू वर्ड नहीं है। क्या PA और LA के साथ TU एक नया वर्ड है, सर TU एक न्यू वर्ड है, इसलिए ऑप्शन B इज करेक्ट, ऑप्शन B इज करेक्ट, ठीक है। अब आ जाओ सप्लाई। सप्लाई का कोड क्या है, सर सप्लाई का कोड है ईदर मो और टा। डिमांड और सप्लाई का कोड है ईदर मो और टा, बट कंफर्म नहीं कर सकते हम। नेक्स्ट, डिमांड का कोड, सर डिमांड का कोड है ईदर मो और टा। ओनली, एक ओनली का कोड क्या है, ओनली का कोड है सर ईदर एनी और KI। ओनली का कोड है एनी और KI। मोर, सर मोर एक न्यू वर्ड है, तो ये भी क्वेश्चन ऑप्शन डिपेंडेंट है, ये भी क्वेश्चन ऑप्शन डिपेंडेंट है। वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें MO और TA में से कोई एक वर्ड हो, सर MO। एनी और KI में से कोई एक वर्ड हो, एनी, और एक नया वर्ड हो XI। तो ऑप्शन A इज करेक्ट, ऑप्शन A इज करेक्ट। सप्लाई का कोड होगा बेटा ईदर मो और टा, इन दोनों में से कोई एक।
जो के वर्ड है बेटा वो इकोनॉमिक्स के लिए है। एसएससी में आ जाते हैं बेटा केशव ऐसे क्वेश्चन, लेकिन एसएससी में ना सिर्फ 2 या 3 ही स्टेटमेंट आते हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता एसएससी में। ठीक है, अभिषेक सबके कमेंट आ रहे हैं मेरे पास। बस मैं आज आप लोगों के जो कमेंट्स हैं वो कम रीड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी खुद गले में प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैं कमेंट सेक्शन पे कम ध्यान दे रहा हूँ। आज सिर्फ कोशिश कर रहे हैं पढ़ा दिया जाए, इसलिए आप लोगों के नाम कम ले पा रहे हैं हम। ठीक है, द लीडर ऑफ रीजनिंग, गॉड के चरण स्पर्श। हाँ, तो पूरे 50 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं इस चैप्टर के अंदर। हालांकि ये जो 50वां क्वेश्चन था इससे रिलेटेड पूरे 5 क्वेश्चन पेपर में आए थे। एसबीआई पीओ का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, हाँ हाँ संदीप बोलो बेटा। क्वेश्चन नंबर 51, इससे रिलेटेड भी पूरे 5 क्वेश्चन बनाने हैं, इससे रिलेटेड भी पूरे 5 क्वेश्चन बनाने हैं। वर्ल्ड और कोडेड फॉर्म। लिखो बेटा, SEAT 5 15 15 5, CUT 5 10 5, ONE 0 5 0, DEEP 5 20 20 5, POUR 5 15 15 5, PIN 5 10 5, NONE 5 25 5 25, BOOK 5 20 20 5। इसके बाद और भी है, ओपन 30 5 30 5, 8 0 5 0, पेज 5 25 5 25, यूनिट 30 5 30 5। ठीक है, ये क्वेश्चन है। बेटा एग्ज़ाम में कुछ नहीं उतारना पड़ेगा, कुछ भी उतारने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में। ये तो हमें गिवन होगा पेपर में, ये लिखना थोड़ी है एग्ज़ाम में। ये क्वेश्चन है कि वर्ड कोडेड फॉर्म, इसको इसमें कोड किया, इसको इसमें कोड किया, इसको इसमें, इसको इसमें, इसको इसमें, इसको इसमें, इसको इसमें, इसको इसमें, इसकी कोडिंग ये, इसकी कोडिंग ये, इसकी कोडिंग ये, इसकी कोडिंग है।
तो जो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो पूछा गया है सिप की कोडिंग क्या होगी, SIP। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, दूसरा क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया है डेटा की कोडिंग क्या होगी, और थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछा गया एज्ड की कोडिंग क्या होगी। ऐसे ही 2 और क्वेश्चन हमसे पूछे गए, हमसे इनकी कोडिंग पूछी गई है। सिप की कोडिंग क्या होगी, डेटा की कोडिंग क्या होगी और एज्ड की कोडिंग क्या होगी। इन तीनों वर्ड की हमें कोडिंग बतानी है। नहीं उतारने की जरूरत है बेटा, सिर्फ कॉमन कोडिंग लिखते जानी है। हाँ जी, चलिए, तो क्वेश्चन सॉल्व हुआ, समझ आया क्वेश्चन क्या है, समझ आया कुछ क्वेश्चन क्या है। देखो यहां पर एक चीज देखो, ऐसा नहीं है कि हर वर्ड को एक यूनिक नंबर से कोड किया जा रहा है। ये नंबर दोबारा से रिपीट हुआ है, 5 15 15 5, ये नंबर रिपीट हुआ है। देखो 5 15 15 5, कहने का मतलब है इस वर्ड की भी कोडिंग ये है और इस वर्ड की भी कोडिंग ये है, और तो है ना। तो अब जरा सोच कर देखो, इन दोनों वर्ड में ऐसी क्या खास बात है कि इन दोनों ही वर्ड को हमने 5 15 15 5 और 5 15 15 5 से कोड किया। क्या खास बात है इन दोनों ही वर्ड्स में, क्या खास बात है इन दोनों ही वर्ड्स में कि हमने दोनों वर्ड्स को सेम नंबर से कोड किया, सेम नंबर से कोड किया, सेम नंबर से। तो बेटा ये नंबर कोडिंग का क्वेश्चन नहीं हो सकता। नंबर कोडिंग का क्वेश्चन होता तो इस वर्ड के नंबर अलग निकलते, इस वर्ड के नंबर अलग निकलते, बट दोनों ही वर्ड के नंबर सेम है। इसका मतलब ये नंबर कोडिंग का क्वेश्चन नहीं है, कुछ और कंसेप्ट है यहाँ पर। वेरी गुड, बहुत सही सोचा आप लोगों ने। सर इन दोनों वर्ड में बीच में 2 वॉबल्स हैं और साइड में 2 कॉन्सोनेंट हैं। तो ये जो कोडिंग है ये वॉबल्स और कॉन्सोनेंट्स के बेसिस पे है, वॉबल्स और कॉन्सोनेंट्स की पोजीशन के बेसिस पर है, वॉबल और कॉन्सोनेंट की पोजीशन के बेसिस पर है। जैसे यहाँ पर आप देखो कि 5 10 5, 5 10 5 का कौन कौन है, ये सर 5 10 5 के हैं, 5 10 5 के हैं। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखोगे, 5 10 5 के हैं, तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखोगे, इन दोनों वर्ड में क्या खास बात है 5 10 5 5 10 5 वाले में, कि सर बीच में एक वॉबल है और साइड में 2 कॉन्सोनेंट हैं। तो कॉन्सोनेंट को कोड कर दो 5 से और वॉबल को कोड कर दो 10 से। ठीक है, तो यही जो क्वेश्चन है ये वॉबल और कॉन्सोनेंट के प्लेस के बेसिस पर है और उनकी पोजीशन के बेसिस पर है। तो हमें सिप की कोडिंग चाहिए। अब ये बताओ सिप किससे मैच करता है? सर सिप इससे मैच करता है, बीच में वॉबल साइड में 2 कॉन्सोनेंट, बीच में वॉबल साइड में 2 कॉन्सोनेंट। तो इसका मतलब इसकी कोडिंग होगी 5
10 और 5 से। अच्छा, डेटा किससे मैच करता है? डेटा मैच करता है कॉन्सोनेंट वॉबल, कॉन्सोनेंट वॉबल। तो डेटा किससे मैच होगा? कॉन्सोनेंट वॉबल, कॉन्सोनेंट वॉबल। डेटा मैच होगा नन से, और नन की कोडिंग थी 5 25 5 25। तो आंसर आ जाएगा 5 25 5 25। ठीक है। अच्छा, एज्ड किससे को मैच करता है? एज्ड वॉबल कॉन्सोनेंट, वॉबल कॉन्सोनेंट। सर एज मैच करता है ओपन से, वॉबल कॉन्सोनेंट, वॉबल कॉन्सोनेंट। तो इसका आंसर आ जाएगा 30 5 30 5। तो ऐसा भी क्वेश्चन, ये भी SBI PO में आया हुआ क्वेश्चन है। तो वॉबल और कॉन्सोनेंट की पोजीशन के बेसिस पर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, वॉबल और कॉन्सोनेंट की पोजीशन के बेसिस पर। ठीक है। एक बार आया हुआ है SBI में, अधिकतर नहीं आता, एक बार आया हुआ था। ठीक है। तो जिस बार ये क्वेश्चन आया था, बच्चे समझ ही नहीं पाए कि क्वेश्चन हमसे पूछा क्या गया। नहीं, न्यू पैटर्न नहीं है ये अंजू, अभी तक हमने न्यू पैटर्न स्टार्ट नहीं किया। जो न्यू पैटर्न है ना, लेटेस्ट पैटर्न, वो हम कल शुरू करेंगे, आज हम उसको शुरू नहीं कर पाएंगे। ये सब कुछ तो ओल्ड पैटर्न है मिक्स्ड कोडिंग का, अभी तक हमने न्यू पैटर्न शुरू नहीं किया। न्यू पैटर्न देखोगे तो मज़ा ही आ जाएगा, वो हम कल देखेंगे न्यू पैटर्न। कल तक मेरा गला एकदम प्रॉपर हो जाएगा, तो कल मैं देखूंगा। ब्रजेंद्र, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है वॉबल और कॉन्सोनेंट की पोजीशन पर बेस्ड। ठीक है। जब क्वेश्चन आया था तो सब बच्चे डर गए कि ये क्वेश्चन क्या है, बट बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, क्योंकि इन दोनों वर्ड की कोडिंग सेम थी। तो हम समझ गए कि ज़रूर कुछ ना कुछ खास बात है। तो हम समझ गए कि वॉबल की प्लेस सेम है, कॉन्सोनेंट की पोजीशन सेम है। तो बस उस बेसिस पर ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व आराम से। आराम से इसलिए सॉल्व हो गया क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को कराया। अगर आप अचानक से इस क्वेश्चन को पेपर में देखते ना, तो एकदम डर जाते हैं और फिर नहीं समझ पाते क्या बवाल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, जो न्यू पैटर्न है वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। ये जंबलिंग का क्वेश्चन है। हमने वर्ड्स को जंबल कर दिया है। जैसे दो कॉलम है, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम। ठीक है। फर्स्ट कॉलम में है हेड, नोज, घोस्ट, एनफ, मास्टर और रूटीन। ठीक है। और सेकंड कॉलम में है AD, EH, HNOR, EF, NQR, EF, HNOX, DH, PQRS, HLO, NQSX। ये क्वेश्चन है। ठीक है। ये दो कॉलम हैं, ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड कॉलम है। ये जंबलिंग है। कहने का मतलब है हमें नहीं बताया गया कि किस वर्ड का कोड कौन सा है। हमें कुछ नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता। हमें खुद कोडिंग पता लगानी है कि जो हेड वर्ड है इनमें से किसके साथ कोड किया गया, जो नोज वर्ड है इनमें से किसके साथ कोड किया गया। ये कोडिंग हमें खुद पता लगानी है। ये कोडिंग हमें खुद पता लगानी है कि किस वर्ड की कोडिंग क्या होगी। यहाँ पर दो कॉलम दे रखे हैं अलग अलग। हमें हर इंडिविजुअल वर्ड का कोड पता लगाना है, हर इंडिविजुअल लेटर का। मैं तो आपसे ये कहूँगा कि आपको हर इंडिविजुअल लेटर की कोडिंग चाहिए। जैसे मैं आपसे पूछ सकता हूँ, कुछ भी कोडिंग आपसे पूछ सकते हैं, बताओ
रेट की कोडिंग क्या बनेगी, है ना, कुछ भी कोडिंग हमसे पूछ सकते हैं। तो हमें हर एक सिंगल लेटर की कोडिंग पता लगानी है। अब ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करें, इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएं, ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन कॉमन कोडिंग का है। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक मेथड है, इसमें 4 लेटर हैं, इसमें भी 4 लेटर हैं, और 4 लेटर वाले ये दोनों हैं। इसका मतलब ये दोनों इन दोनों में कोड हुए। अच्छा ये 5 लेटर हैं, इसमें भी 5 लेटर हैं, तो इसका मतलब इसकी कोडिंग इससे हो गई। इसमें 6 हैं, इसमें भी 6 हैं, इसकी कोडिंग इससे, यानी कि ये सामने सामने कोड कर दिए गए। इसमें 6, इसमें भी 6, इसमें 7, इसमें 7, ये एज इट इज कोड कर दिए गए हैं। ये एज इट इज कोड कर दिए गए, इसका कोड ये, इसका कोड ये, इसका कोड ये, इसका कोड ये। अब आपको करना क्या है, आपको हर 2 वर्ड को आपस में कंपेयर करना है। इन दोनों को कंपेयर करो, कितने लेटर कॉमन है, सर 1 लेटर कॉमन है ई, तो यहाँ भी 1 लेटर कॉमन होगा, और वो लेटर कॉमन क्या है, एच। इसका मतलब जब हम हेड और नोज को कंपेयर करते हैं, हेड की कोडिंग है ADEH, नोज की कोडिंग है HNOR, तो यहाँ पर क्या कॉमन था, EE और HH। इसका मतलब E की कोडिंग H से हो गई। अच्छा फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करना, कितने कॉमन है, सर H कॉमन है और बाकी कुछ भी नहीं, तो यहाँ भी 1 कॉमन होगा। क्या कॉमन है, E कॉमन है, तो H की कोडिंग हो गई किससे, E से। अच्छा इसको और इसको कंपेयर करो, सर H कॉमन E कॉमन, लेकिन इन दोनों के कोड हमें पता चल चुके हैं, A D में से कुछ भी कॉमन नहीं है। इनको कंपेयर करो, E कॉमन है, A भी कॉमन है, तो A की कोडिंग क्या है, D, A की कोडिंग क्या है, D। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, कॉमन कोडिंग के बेसिस पे सॉल्व करना है। कॉमन कोडिंग, इन दोनों वर्ड को कंपेयर करो, इन दोनों को कंपेयर करो, जितने लेटर लेफ्ट हैंड साइड कॉमन है उतने ही लेटर राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन कॉमन कोडिंग के बेसिस पे सॉल्व होगा, कॉमन कोडिंग के बेसिस पे सॉल्व होगा। ठीक है, बात समझ आ गई। तो ये क्वेश्चन कॉमन कोडिंग के बेसिस पे सॉल्व होगा। चलो, एक स्टूडेंट ने कम से कम 50 बार क्वेश्चन पूछ लिया मुझसे, SS ने, उनका क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, वरना वो आज मुझे बहुत गाली देने वाले हैं। चलिए, तो हम 52 क्वेश्चन आज आप लोग सॉल्व कर चुके हो। कल हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे और कल हम पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग का न्यू पैटर्न। कल हम पढ़ेंगे न्यू पैटर्न, जो अभी तक सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग एग्जाम्स में आया हुआ है, और पूरे 5 क्वेश्चन आते हैं बैंकिंग एग्जाम्स में, वो हम कल पढ़ेंगे। तो एक क्वेश्चन ये है, A to Z अल्फाबेटिकल सीरीज है पहली। इसके बाद है क्वेश्चन, देख लेता हूं मैं उनका क्या क्वेश्चन है। Y to A, B to Z, Y to A, B to Z, and so on, and so on। और आपको ये बताना है कि 1000th प्लेस पे कौन सा लेटर होगा, 1000 प्लेस पे कौन सा लेटर होगा। ठीक है, ये हमें बताना है। स्टेनलेस स्टील 1000th प्लेस पे कौन सा लेटर होगा। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, ये 26 लेटर हैं, ये 25 लेटर हैं, ये भी 25 लेटर हैं, ये भी 25 लेटर हैं, ये भी 25 लेटर हैं, मतलब सारे लेटर 25 25 25 हैं, सिर्फ ये 26 लेटर हैं। तो इन 1000 में से 26 को कम कर दो, 1000 में से ये 26 कम हो गए, कितने बचे बेटा,
974 बचे। तो हमें बताना है 974th प्लेस पर कौन सा लेटर होगा। भाई ये 26 लेटर हटा दो, अब जो सीरीज बची हमारे पास वो ये बची Y2A B2Z, Y2A B2Z। और हमें इस सीरीज में बताना है, हमने 26 लेटर कम कर दिए, पहले हमें चाहिए था 1000th टर्म चाहिए थी, 26 हटा दिए, अब हमें चाहिए 974th टर्म, हमें ये वाली टर्म चाहिए, ये कौन सी टर्म होगी। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये कितने कितने के कॉम्बिनेशन है? 25-25 के कॉम्बिनेशन है। तो आप सीधा 25 से भाग कर दो, और जब 25 से भाग करोगे तो भाग कितनी बार जाएगा? 25 तिया 75, 75। ठीक है, बचे 22, कैरी आ गया 4, और फिर कितनी बार भाग जाएगा? 8 बार। 25 8 200, बचे कितने? 24, रिमाइंडर आ गया 24। 38 बार भाग गया, रिमाइंडर आ गया 24। 38 बार भाग गया, रिमाइंडर आ गया 24। इसका मतलब ये है, 38 बार भाग जाने का मतलब ये है कि ऐसी कितनी सीरीज कंप्लीट हो गई? ऐसी 38 सीरीज पूरी हो गई। और ये जो आंसर है ये 39वीं सीरीज का आंसर है, और 39वीं सीरीज का 24वां अक्षर है। अब हमें ये पता लगाना है 39वीं सीरीज कौन सी है, ये वाली या ये वाली। तो बेटा ये 1 3 ऑड नंबर पे ये वाली चलेगी, इवन नंबर पे ये वाली चलेगी। तो 39th जो सीरीज है, 39वीं जो सीरीज है वो ये वाली सीरीज है, यानी कि इस सीरीज में 24वां लेटर चाहिए। तो 24वां लेटर क्या होगा बेटा? 25वां होगा ए, 24वां होगा बी। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया बी। ठीक है, बिल्कुल सही कहा किरण आपने, वेरी गुड, वेल डन, गुड जॉब। हाँ जी, तो भाई स्टेनलेस स्टील, अब खुश हो, मिल गया तुम्हें अपने क्वेश्चन का आंसर। अड़तीस बार भाग गया, इसका मतलब 38 सीरीज कंप्लीट हो गई। 39वीं सीरीज में आंसर है, और रिमाइंडर कितना बचा? 24। तो 39वीं सीरीज में 24वां आंसर है, और 24वां अक्षर क्या होगा 39वीं सीरीज में? बी। क्योंकि ये है पहली सीरीज, ये दूसरी, ये तीसरी। तो जो ऑड सीरीज है वो ये वाली है, और इवन नंबर पे जो आ रही है वो ये वाली है। ठीक है, भरत क्या हेल्प कर सकते हैं बेटा? नहीं नहीं, रीजनिंग की कॉपी फुल नहीं होगी, तो टेंशन मत लो। रीजनिंग के क्वेश्चन तो देखो, बैंक को छोड़कर आप कोई भी पेपर दे दो एक्सेप्ट बैंक, यकीन मानो आपको विदाउट पेन मुश्किल से अगर 25 क्वेश्चन आते हैं तो सिर्फ 3 से 4 ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको पेन की ज़रूरत पड़ेगी, और 20 से 22 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप विदाउट पेन सॉल्व कर दोगे, एक्सेप्ट बैंक, बैंकिंग को छोड़कर। बैंक में तो देखो हर क्वेश्चन के लिए हमें पेन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बैंक में आते हैं लेंदी क्वेश्चन 5-5 नंबर वाले। लेकिन बैंकिंग को छोड़कर जिस जिस एग्ज़ाम में रीजनिंग आती है वो आप यकीन मानो विदाउट पेन सॉल्व कर दोगे, विदाउट पेन। ठीक है, तो फाइनली कोडिंग डिकोडिंग में बेटा बस एक लास्ट टॉपिक बचा है, न्यू पैटर्न। उसके बाद ये कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, और 5 to 7 मार्क्स आपके कोडिंग डिकोडिंग में एकदम सॉलिड हो जाएंगे। थैंक यू सर, यू आर ग्रेट सर। कमल, थैंक यू बेटा। चलिए, तो अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, थैंक यू सो मच गाइस। चलिए, तो थैंक यू सो मच हितेश, भरत, कमल, आशीष, किरण, पुनीत, शुभम, ज्ञानेंद्र, अंजू, धर्मेंद्र, हरदत्त, मनोज, अभिषेक, कनिष्क,
माई बर्थडे सर, अरे विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे कनेक्स, मे गॉड ब्लेस यू एंड जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट जॉब लो कनेक्स, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू अनुराग, पायल, कार्तिक, देवांशु, अनमोल, कपिल, संदीप, किरण, राजेश्वरी, थैंक यू सो मच। थैंक यू समलेश, दशरथ, गौरव, किरण, सम्राट, अनुपम, कमल, थैंक यू सो मच गणेश। चलिए तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, थैंक यू सो मच गाइस।